जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हम लोग कर रहे थे, तो अभी आज की जो चर्चा है उस चर्चा में हम लोगों को बहुत सी बेसिक डिटेल्स एक बार फिर से पता करनी है। तो चलिए, जहां तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे वो क्वेश्चंस तो अपनी जगह है ही। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ये हम लोगों ने डिस्कस करना था। तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अकोंकागुआ। अकोंकागुआ के बारे में वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अकोंकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई हम लोगों ने 6959 मीटर पढ़ रखी थी। अच्छा, दुनिया के जो 7 अलग अलग पर्वत हैं, उन 7 अलग अलग पर्वतों के 7 अलग अलग ऊंचाई वाले स्थानों पर आपको कोई आइडिया है? जानते हैं? ठीक है, जैसे दुनिया के, ये एक बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत बहुत एकदम सिंपल सा। 7 अलग अलग पर्वतों के बारे में आप जानते हैं? 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स। बताओ जल्दी से। 7 समिट्स कहा जाता है इनको, और 7 समिट्स के बारे में यदि आप नहीं जानते तो फिर क्या ही है। ठीक है, चलो, तो 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, अब तो 8 कॉन्टिनेंट हो गए हैं, लेकिन जीलैंडिया को हम थोड़ा सा दूर रखते हैं। हम 7 कॉन्टिनेंट्स पर पहले चर्चा कर लेते हैं। आपस में बात करने वालों, कृपया आपस में बात मत करो, टीम हमारी बाहर कर देगी आपको, तो फिर आप रोते रह जाओगे कि सर ऐसा क्यों किया कि बाहर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अफ्रीका में चलते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। और ये जो माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, माउंट का मतलब माउंटेन से होता है। ठीक है दोस्तों, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर, 5895 मीटर, ये 5895। फिर उसके बाद एल्ब्रस, एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, 5642 मीटर की, याद रखिएगा। तो जब दूसरा नाम यूरोप का आता है तो यूरोप में माउंट एल्ब्रस, इसको एल्ब्रस कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई है 5842 मीटर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अलास्का में है, जिसको कहा जाता है माउंट मैकिनले, अथवा उसे डेनाली कहा जाता है। तो दोस्तों, अगली चर्चा जो है वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की। और आप सभी लोग जानते हो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। इसी चोटी को डेनाली चोटी भी कहा जाता है, डेनाली पीक बोलते हैं इसको। ये पूछा गया है एग्जाम में कि डेनाली पीक किसे कहा जाता है, तो माउंट मैकिनले अथवा डेनाली पीक। अच्छा, डेनाली पीक की ऊंचाई कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, डेनाली पीक की ऊंचाई है 6194 मीटर, 6194 मीटर। अलास्का में है ये। अलास्का जानते हो आप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी पोर्शन, उत्तरी अमेरिका के उत्तर का पश्चिम पोर्शन है, कुल मिलाकर के ऐसे समझिए। फिर उसके बाद अगली जो चर्चा होती है वह साउथ अमेरिका के बारे में। और साउथ अमेरिका का तो आप जानते ही हो, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कल। और साउथ अमेरिका के बारे में, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है उसके बारे में चर्चा करते हुए हमने जाना था कि अकोंकागुआ, और अकोंकागुआ 6959 मीटर यानी कि 6959 मीटर की है, इतनी ऊंची चोटी है ये। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है एशिया का, और एशिया का पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए यार। एशिया, और एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नाम है उसका माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों, एवरेस्ट के बारे में एक चर्चा है।
एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। दूसरी बात, नेपाल में एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। ये पूछा हुआ है कि सागर माथा कौन सी चोटी को कहा जाता है, तो नेपाल में सागर माथा कहते हैं एवरेस्ट को। और तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र में इस चोटी को कहा जाता है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा। तो सागर माथा और चोमोलुंगमा ये दोनों नाम किसके हैं? एशिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4,892 मीटर ऊंची, जिसे कहा जाता है विंसन मैसिफ। तो दोस्तों यहां पर आता है अंटार्कटिक, और अंटार्कटिक की विंसन मैसिफ, ये याद रखिएगा, विंसन मैसिफ। और ये जो विंसन मैसिफ है इसकी ऊंचाई है 4,892 मीटर। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, अंटार्कटिक में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो अंटार्कटिक में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम था रोनाल्ड अमंडसन, या कई सारे लोग रोनाल्ड अमुंडसन बोलते हैं, पर रोनाल्ड अमंडसन सही उच्चारण है उसका। ये पहला व्यक्ति था जो अंटार्कटिक में पहुंचा। और उसके बाद फिर कौन सी बची? और कोई बच रही है? ऑस्ट्रेलिया भी बच रहा है यार, ऑस्ट्रेलिया का तो बताया नहीं मैंने। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कोशिस्को, ठीक है, माउंट KOS, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? KOSCIUSZKO, USZKO। कैसे कैसे नाम रखते हैं यार। कोशिस्को, ये है इसकी स्पेलिंग, कोशिस्को। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है कोशिस्को जिसको कहते हैं, इसकी ऊंचाई आप मान करके चलिए कि लगभग 2,130 मीटर के आसपास है। 2,130 नहीं, एक्चुअली 2,228 मीटर है, 2,228 मीटर ये है इसकी ऊंचाई। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिक हो गया, एशिया हो गया, बाकी चार इधर हो गए, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। चलो ठीक है, बताओ दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ सभी को? डन है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? जो ठंडा मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही नाम है एटाकामा। एटाकामा दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल। एटाकामा कहाँ गया? अंटार्कटिक कहाँ गया? अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। एक्चुअली ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है और दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी है। देखो अंटार्कटिक और आर्कटिक में अक्सर लड़ाई चलती है ना? अंटार्कटिक वर्सेस आर्कटिक। आपको ये तो पता है ना कि उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक है और अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव की ओर है ना? अंटार्कटिक जो है ये साउथ पोल या इस साउथ पोल में दक्षिणी ध्रुव पर है, और इधर आर्कटिक जो है ये नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर है। अब इनके बीच में अंतर पता है क्या है? लोग हमेशा ये कहते हैं कि सर आप आर्कटिक को क्यों नहीं मानते एक मरुस्थल, अंटार्कटिक को क्यों मरुस्थल मानते हैं, या ज्योग्राफी ऐसा क्यों करती है कि आर्कटिक को मरुस्थल नहीं मानती जबकि यहां भी बर्फ जमी हुई है, और अंटार्कटिक को मरुस्थल मानती है? तो उसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? सिंपल रीजन है, ध्यान दीजिएगा। अंटार्कटिक एक महाद्वीप है दोस्तों, ये एक कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट का मतलब ये जमीन का हिस्सा है, जबकि आर्कटिक एक महासागर है, ये एक ओशियन है।
और महासागर क्यों कोई मरुस्थल होगा यार? कोई महासागर कभी मरुस्थल हो सकता है? मरुस्थल तो वो हिस्सा होगा जो जमीन का है ना। इसीलिए यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्टिनेंट है साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। क्लियर हुआ सभी को? विमला मेहर का क्वेश्चन है, कह रही है कि पाकिस्तान एशिया के किस भाग में है? एशिया में अगर देखोगे तो एशिया के साउथ ईस्ट में पाकिस्तान है। भारत के हिसाब से अगर देखोगे तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ा जाए। आगे चलते हैं, तो आगे चल करके हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से पहुंचते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये सभी क्वेश्चंस थे। चलिए फिर एक क्वेश्चन है, सहगौरी चगौरी किसे कहते हैं? सहगौरी चगौरी मैंने नहीं सुना। शिवानी, कहाँ का ये, कहाँ है ये, मतलब किस में, ज्योग्राफी का हिस्सा है ये? आई डोंट नो कहां पर क्या चीज है ये। अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। आगे बढ़ते हैं। टाइगा बायोम का सबसे बड़ा क्षेत्र किन देशों में स्थित है? तो दोस्तों कनाडा और अलास्का में। मैंने बताया था ना कि जहां पर, ये देखिए, ये वो क्षेत्र है जो बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहने वाला क्षेत्र। और चूंकि ये बर्फ से ढका रहने वाला क्षेत्र है, इट इज द स्नो कवर्ड एरिया, दैट इज वाई इस स्नो कवर्ड एरिया में टाइगा और टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, कौन से देश के पास सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कौन से देश पे सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है? अब देखिए, एक होता है कोल रिजर्व होना और दूसरा होता है खोद करके कोल निकालना। तो कोल प्रोडक्शन अलग चीज हो गया और कोल रिजर्व होना अलग चीज हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राची का एक क्वेश्चन है कि सर माउंट फूजी कहां पे स्थित है? माउंट फूजी एक वॉल्केनो है जो एक्टिव है, फ्यूजियामा भी बोलते हैं इसको। ये जापान में है, एक स्ट्रेटो वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई होगी लगभग 3700 या 3800 मीटर के आसपास होगी, मुझे एग्जैक्ट ऊंचाई याद नहीं है, परंतु 3770 या 3800 के आसपास इसकी ऊंचाई होगी मीटर में। जापान का है ये माउंट फुजियामा। चलो ठीक है। तो किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? अंशुमन, आपके डाउट पर हम अभी आएंगे। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? इसका सही आंसर होगा यूएसए। यूएसए में क्यों कोयले का सर्वोच्च भंडार है? क्योंकि देखिए 237 बिलियन टन यूएस में पूरी दुनिया का 26.6% कोल रिजर्व है। फिर रशिया आता है 157 बिलियन टन। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर चाइना, फिर चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें नंबर पर भारत 61 बिलियन टन। ये हमारे पास कोयले का रिजर्व है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन पूछ करके आप लोग आंसर मत करो अभी, सिर्फ मैं बता रहा हूं। विश्व में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस देश की है? तो वो कनाडा की है। लगभग 1,80,000 किलोमीटर के आसपास इसकी समुद्र तट रेखा है, विच इज 1.25 लाख माइल्स। 1.25 लाख मील के आसपास इसकी तट रेखा है। ठीक है, तो आप आंसर मत करो, मैं आंसर बता रहा हूं आपको। टॉप 10 देश जिनकी कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र तट रेखा ज्यादा लंबी है, तो याद रखिए सबसे पहले 1,25,000 माइल्स की कनाडा की, फिर नॉर्वे की है 36,000 मील, फिर इंडोनेशिया की 34,000 मील, फिर रशिया की, फिर फिलीपींस की, फिर जापान की, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड और चाइना। यानी भारत
तो नंबर में नहीं आता है। भारत की जो कुल तट रेखा है वो मैंने पहले पढ़ाई है आपको भारत की ज्योग्राफी में कि 7516.6 किलोमीटर की, 7516.6 किलोमीटर ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। क्लियर हुआ? मेरी हेल्थ को क्या हुआ, शेख अशरफ पूछ रहे हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू माय हेल्थ? आई एम वेरी गुड। एक मैं ही तो हूं जो ऊपर वाली कृपा से कभी बीमार नहीं पड़ता, ऊपर वाली कृपा से। सो फिलहाल हम कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, कल को मान लो पूछ दिए जाए कि जैसे हडसन की खाड़ी कहाँ है, तो हडसन की खाड़ी कनाडा में है। लेब्राडोर का सागर कहाँ है, तो लेब्राडोर का सागर कनाडा में। ऐसे टाइप के ऐसे प्रश्न कल को बन सकते हैं, पर इतना ज्यादा कठिन नहीं। एक क्वेश्चन है कि टेम्परेचर के बारे में क्या पूछ सकता है, मतलब रेवन सिद्ध टेम्परेचर किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हो, तो बताओ फिर। दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी ओशियन कौन सा है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसका सही आंसर है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर दुनिया का व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये यूएसए व यूरोप के बीच है, वो भी उत्तर वाला हिस्सा, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इज वेरी बिजी। अच्छा, अटलांटिक के बारे में दो फैक्ट्स जान लीजिए। पहला तो ये है कि अटलांटिक सबसे खारा महासागर है, मतलब इसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है ना, मोस्ट सैलाइन, या सैलाइन को एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है ब्रैकिश, तो सबसे ज्यादा खारा नमकीन पानी वाला। दूसरा, अटलांटिक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सबसे एक एस शेप्ड ओशियन। एस शेप्ड ओशियन का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर जैसा दिखने वाला। पता है क्यों दिखता है ये? देखो देखो यहां देखो, ये अटलांटिक महासागर को अगर आप देखोगे ना, तो ये देखिए यहां से ये है ना, एस जैसे दिखता है। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या कहा, सबसे खारा महासागर, मोस्ट सैलाइन या ब्रैकिश महासागर जो है वो अटलांटिक है। लेकिन सबसे खारा सागर, कल मैंने सी के बारे में बताया था, रेड सी, याद है? अगर समुद्र के मामले में पूछ दिया जाए, समुद्र या सी महासागर से छोटा होता है तो वो रेड सी है। लाल सागर मैंने कल आपको बताया था, इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। महासागर और सागर में अंतर होता है। महासागर बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, और बहुत बड़ी वाटर बॉडी का वह हिस्सा जो जमीन के साथ होता है वो सागर कहलाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक? अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अटलांटिक के बारे में एक और फैक्ट बताना था यार। हाँ, अटलांटिक के बारे में ये फैक्ट बताना था कि इसकी सबसे लंबी तट रेखा है। इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब सबसे लंबी तट रेखा, मतलब इसका जमीन के साथ सीमा साझा करने का जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा है। अब खुद ही देखो कितना कटा फटा है ना ये एरिया। ये देखो, ये पूरा का पूरा एरिया, फिर ब्राजील का पूरा एरिया, इधर अफ्रीका का पूरा एरिया। जबकि हिंद महासागर के साथ ऐसा नहीं है कटा फटा, इवन प्रशांत महासागर के साथ भी इतना कटा फटा हिस्सा नहीं है। पर अटलांटिक महासागर कुछ ज्यादा ही जमीन के साथ बॉर्डर बनाता है, इसी वजह से अटलांटिक की सबसे लंबी तट रेखा है। यह पूछा जा सकता है। चलिए, एक रिसेंटली ग्लोबल टेम्परेचर न्यूज में था, एंड पॉइंट ये है कि उर्बी साहा, प्लीज hold your question for means please keep your question, wait for the session to go up to 50 minutes and then I will respond to you because that's off the topic question है ना। off the topic के लिए उर्बू साहा, I'm saying it to you. रेवा सिद्धा,
आई डोंट टीच और स्टडी करंट अफेयर्स, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि ग्लोबल टेम्परेचर आजकल न्यूज़ में था और उस न्यूज़ से होने वाला क्या चीज़ें हैं. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर जोग्राफी काइंड ऑफ थिंग. तो इसके बारे में मैं, अगर आप थोड़ा डिटेल दोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रीज़न क्या हो सकता है, पर मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी यार. आई जनरली कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम न्यूज़ पार्ट. दूर रहो, खुश रहो यार. द मोर यू इंडल्ज योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, द मोर यू इंडल्ज योर सेल्फ ऑन न्यूज़. इतना कौन करे, मैं बस टाइम नहीं हो पाता इतना. सो आई होप कि आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताओ मुझे कि क्यों ऐसा, क्या था ग्लोबल न्यूज़ में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. फिलहाल देखो दोस्तों, ये है यूएसए का हिस्सा, आप सभी जानते हो, और ये है यूरोप का हिस्सा. और आप देख ही रहे हो यूरोप और यूएसए के बीच में कितना ज्यादा शिप्स आते जाते रहते हैं. आगे चले. आगे चल करके रबर प्लांटेशंस यानी रबर के बागान कहाँ पाए जाते हैं, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है हमारे सामने. और इसका सही आंसर होगा कि जहां पर भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहीं पर पाए जाते हैं. रबर के बागान वास्तव में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में. आपको याद आया होगा जब मैंने आपको वन पढ़ाए थे तो वनों के समय पर आपको बताया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना. इसको हमने कहा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये हमने पढ़ा था रबर के लिए. क्लियर हो गया. तो ये तो खैर इक्वेटोरियल रीजन. अच्छा, एक कंफ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स को हो जाता है. वो लोग कहते हैं कि सर ये बताइए इक्वेटोरियल वर्सेस मेडिटेरेनियन क्या है. एक बार मुझसे पूछ रहा था एक बच्चा, कह रहा था सर मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय का क्या खेल है. तो जैसे इक्वेटोरियल का मतलब होता है भूमध्य रेखीय और इधर ये होता है भूमध्य सागरीय. तो वास्तव में कंफ्यूजन होना तो बनता है, मैं समझ सकता हूं कि भूमध्य भूमध्य दोनों में लगा है. बताता हूं आपको ये भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय का खेल क्या है. ये कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज है. तो जैसे अगर मान लो हमारे पास ये वर्ल्ड का मैप है, तो इस वर्ल्ड के मैप को हम कॉपी कर लेते हैं और वहां पर ले चलते हैं जहां पर हम भूमध्य रेखीय वर्सेस भूमध्य सागरीय की चर्चा कर रहे हैं. देखो दोस्तों, जब हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले हमारी जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है. तो हमारी जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा लगभग यहां से गुजरती है. ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री. ये भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं. भूमध्य रेखा अथवा इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है. और फिर देखिए ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया को कहा जाता है भूमध्य सागर. तो ये है मेडिटेरेनियन सी. इतना बड़ा नाम रखने का क्या जरूरत था, राम सी रख देते, श्याम सी रख देते. राम श्याम कितने छोटे छोटे नाम है. मेडिटेरेनियन सी, और ये इक्वेटर है. तो इक्वेटोरियल रीजन का मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र. स्वाभाविक है भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो भी क्षेत्र होगा वो सब ट्रॉपिकल जोन ही कहलाएगा. इवन ये देखो भूमध्य रेखा के आसपास वाला ही क्षेत्र है ना, तो ये ट्रॉपिकल जोन ही है. फिर उसके ये जो भूमध्य सागर है इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां पर ठंडी पड़ती है ना. कल किसी ने मुझसे अंतर पूछा था कि सर बताइए क्लाइमेट और वेदर का क्या अंतर होता है. तो मैंने कहा था क्लाइमेट का मतलब होता है लंबे समय तक किसी भी जगह पर किया गया अध्ययन मौसम का. तो यूरोप में लंबे समय तक साल के 9-10 महीने सर्दी पड़ती है, 2-3 महीने गर्मी. भारत में
साल के 9-10 महीने गर्मी पड़ती है, 2-3 महीने की सर्दी, वो भी उत्तर की तरफ। दक्षिण की तरफ तो पूरी ही गर्मी पड़ती है। इवन वो साल के 2-3 महीने जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना होता है, वहां भी साउथ में गर्मी ही होती है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल का मतलब समझ गए ना, जो इक्वेटर के आसपास के हिस्से का हो, और भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन का मतलब जो भूमध्य सागर के आसपास के हिस्से का हो। ठीक है, आगे चला जाए। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच कंट्री हैज द मोस्ट गोल्ड रिजर्व्स। अरे देखो, सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अगर आप देखो तो इस टाइम की बात करें, अच्छा गोल्ड रिजर्व, फिर से मैं बोल रहा हूं कि गोल्ड रिजर्व होना अलग बात है, गोल्ड निकाला जाना अलग बात है। गोल्ड रिजर्व के मामले में यूएस नंबर 1 पर है, हालांकि यूएस निकालने के मामले में भी नंबर 1 पर है। माना जाता है कि 8,000 से ज्यादा टन यूएस के पास गोल्ड का रिजर्व है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग गूगल से पूछ लिया करो ना, गूगल तो आपको आंसर बता ही देगा। मेरी एनर्जी आप लोग ऐसी जगह इस्तेमाल करो। देखो स्मार्ट स्टूडेंट क्या होता है, किसको कहते हैं हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट? जो फैकल्टी से वैसा डाउट पूछे जो आमतौर पर गूगल में ढूंढने में समझ में ना आता हो, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। अब आपकी स्मार्टनेस है कि आप उस 1 घंटे में अच्छे डाउट पूछोगे या ऐसे टाइप के डाउट पूछोगे जो आपके मन में आते रहते हो, जो आप गूगल से नॉर्मली पूछ लो तो वो बता देगा। हाँ, शिवांश कह रहे हैं अगर अर्थ पे 4 पोल्स होते तो। यार यहाँ हुक नहीं दिख रहा, फांसी लगानी थी मुझे। कोई भी गोल चीज पे 4 पोल कैसे हो सकते हैं, ये बताओ, ये बताओ। मतलब ये तो वही बात है शिवांश कि अगर तुम इंसान की जगह घोड़े पैदा होते तो क्या है ये, हाउ? क्लियर हुआ? सो पृथ्वी की सतह से पानी से ढका हुआ जो भाग है वो लगभग है 1/3। कहाँ है? कहाँ है? 71% हिस्सा पानी है और 29% हिस्सा थल का है। तो इसका मतलब हो गया कि लगभग 2/3 हिस्सा आप मान करके चलिए, है ना, 2/3 हिस्से के आसपास पानी है। इतना पानी है पूरे विश्व में। ये देखिए, ये जो नीला हिस्सा दिख रहा है वो नीला हिस्सा पानी है, और जो सफेद हिस्सा दिख रहा है वो जमीन है। ठीक है। दीपेश कीचर, मतलब दीपेश खीचर, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज यार। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो, आप पर्सनली जो आपको टॉक करनी हो वो आप टॉक करो, बट राइटिंग समथिंग अबाउट एनीबडी एंड दैट टू इन दिस हार्श लैंग्वेज, मैं रिमूव करवा दूंगा क्लास से, दोबारा क्लास नहीं कर पाओगे अड्डा 24/7 पे। एंड दैट टू इसका स्क्रीनशॉट तो जा ही चुका है। सो वी हैव द प्रॉपर रीजन। तुम्हें किसके क्या लगाने हैं ये चीज तुम पर्सनल लगाओ, कमेंट में नहीं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बनते हैं। देखो दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट यही होते हैं। ये ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बांटती हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखा, ये हो गई लैटिट्यूड। और दूसरा, ऐसी रेखाएं जो पोल को पोल से मिलाती हैं वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा ये पोल को पोल से मिलाती हैं। सो पोल टू पोल, ध्रुव को ध्रुव से, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली।
ठीक है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में ये याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो राजदीप आपका डाउट क्लियर हो गया। देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वहां पे पानी का कलर अलग क्यों है, और दोनों नदियों के पानी एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं है? कौन कहता नहीं मिलते यार, ये तो कहने की बात है कि दोनों पानी अलग अलग है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। दैट्स द एडवांटेज वी हैव, है ना। मतलब कुछ भी, कोई भी डाउट आप ले आओगे, ऐसा क्या होता है यार। हाँ, ये है, ये पानी आकर के मिला, ये पानी आकर के मिला, ठीक है, रुकना, और उसके बाद, हाँ, उसके बाद आगे की अभी इमेज चलेगी, और इमेज चलने के बाद मेरे को थोड़ा सा देखना है। ये देखिए, ये एक तरफ से पानी आ रहा है, वो दूसरी तरफ से पानी आ रहा है, मिक्स हो तो गया, क्या दिक्कत है भाई? किसने कहा नहीं मिक्स होता? ये देखो, मिक्स तो है। थैंक गॉड कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम तुरंत वीडियो दिखा सकते हैं, वरना तो क्लियर करने में बड़ी दिक्कत होती। अरे जो लोग भी आपको ये बोलते हैं ना, वो सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनेस्टली बताऊं मैं, ये आप देखिए, स्वाभाविक है, इस नदी का फ्लो ज्यादा है, उस वाली नदी का फ्लो कम है, जो उधर से आ रही है आपको फ्लो कम होता है, दिख रहा है ना इसका आपको, सिंपल सी बात। ये देख लो, ये देवप्रयाग की है, इसका फ्लो ज्यादा दिख रहा है, उसका फ्लो कम दिख रहा है, इसका फ्लो ज्यादा है तो इसमें मिट्टी ज्यादा मिली होगी, उसका फ्लो कम है उसमें मिट्टी कम मिली होगी, पानी थिरा गया होगा यार, सिंपल सी बात है। पानी, पानी वही है ना कि मिट्टी मिली हुई है तो पानी अलग कलर का दिखता है, उधर से देखो नॉर्मल बह के आ रही है तो नॉर्मल है। चलो अब आगे चलते हैं। नियाग्रा फॉल्स कहां है? नियाग्रा फॉल्स एक्चुअली कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर है। आज आपके लिए होमवर्क है कि कौन सी नदी पर नियाग्रा फॉल्स है, ये आपको पता करना है। प्रीति कुमारी, एनवीएस का करेक्शन डेट बाद का डाउट है, प्लीज बाद में पूछिए। साउथ इंडिया में गांडीकोटा कैनियन कौन सी नदी ने बनाया है? पेन्नार नदी ने, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का यूज होता है टाइम और डेट डिसाइड करने के लिए। टाइम कैलकुलेशन लॉन्गिट्यूड के जरिए सिखा दीजिए, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो, टाइम कैलकुलेशन करना, है ना, फिर लॉन्गिट्यूड में जाना। ऐसे तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, पर डिफरेंशियल कैलकुलस आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, सो डोंट गो इन दैट डेप्थ। अगर आपको उतने डेप्थ में जाना ही है तो फिर दूसरे बैचेस हैं जिनमें हम उतनी डेप्थ में जा करके पढ़ाते हैं, इज लाइक पीएससी के, या फिर एसएससी सीजीएल, ये सॉरी एसएससी फाउंडेशन, फाउंडेशन के बैच में पढ़ाते हैं वो डेप्थ में, ठीक है। शिवांश, हम तुम्हारी भौजी लगते हैं जो तुम मजाक कर रहे हो सेशन में, ये बताओ। वेरी सॉरी सर, बट मैंने मजाक किया, तुम्हारे भौजी लगते हैं? भौजी से मजाक किया जाता है ना, भाभी से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिफरेंस, है ना, द डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट इन अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, अरे दैट आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी ना, आई हैव दैट फोटो ऑल्सो। ये नियाग्रा फॉल्स की फोटो है, ये नियाग्रा फॉल्स कौन सी नदी पे है यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे, आप बताइएगा जरूर। एंड देन कम्स अ क्वेश्चन, ये देखिए अंशुमन आपका क्वेश्चन लेके आए हैं, आई नो आप लोग कहाँ के डाउट पूछोगे। सो डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेस एज वन मूव फ्रॉम, तो एज वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, डिफरेंस जो है डे और नाइट का, है ना, क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, आपको क्यों लगता है डे और नाइट का डिफरेंस इंक्रीज होता होगा? बताता हूं। अगर मान लो ये हमारी पृथ्वी है, गोल टाइप की है, ठीक है, और इधर से सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, सिंपल सी बात है, इस हिस्से पर पड़ रही होगी,
मान के चलो ये इक्वेटर है और ये पोल है, ऊपर की तरफ है ध्रुव और नीचे की तरफ है भूमध्य रेखा बीच में। ठीक है शिवांश रोस्ट कर दिए, बुरा मत मानना डियर। अब देखो, जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ने पर सबसे ज्यादा एरिया देखिए यहां वाला है जो लाइट के प्रभाव में है, फिर वो कम एरिया धीरे धीरे होता जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि इतने से एरिया में डे और नाइट का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा बजाय इतने एरिया के। क्यों कह रहा हूं, वो उसके पीछे रीजन, डे और नाइट का यहां पे जो डिफरेंस है वो 12-12 घंटे का आपको दिखेगा, लेकिन दूसरी जगह ऐसा नहीं है। आपको फोटो दिखाता हूं, इमेज दिखाता हूं, ऐसे क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होता। तो देखिए, अब देखो ये हमारी पृथ्वी है। आप कहते हो ना अंटार्कटिक और आर्कटिक पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। पृथ्वी तो ऐसे घूमती है ना सूरज के चारों तरफ, तो जब पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है इतनी तिरछी होकर के सूरज के चारों, अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ अगर सीधे सीधे होती तो सीधे सीधे अर्थ को ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा, पर अर्थ ऐसी तो है नहीं, अर्थ की जो एक्सिस है वो एक्सिस है ऐसी। अब देखो ये वाला पोर्शन हमेशा लाइट में रहेगा, तो यहां तो 24 घंटे का दिन है, यहां पर कितना है 24 घंटे का दिन। लेकिन अब जैसे जैसे आप ऊपर इक्वेटर की तरफ जाते जाओगे यहां पर दिन व रात के बीच अंतर है, तो जब एरिया घटेगा ना तो दिन और रात का अंतर बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो दिन और रात का अंतर घट जाएगा। तो दिन और रात के बीच में अंतर आपको दिखेगा इक्वेटर वाले एरिया पे, वहीं पोल वाले एरिया पे देखिए हमेशा लाइट पड़ती रहेगी, तो यहां 24 घंटे का दिन हो जाएगा। ये क्यों है? टिल्ट होने की वजह से, पृथ्वी के झुके हुए होने की वजह से। बताओ इसको देख के समझ में आया कि नहीं? गॉट इट? गॉट द पॉइंट? सभी लोगों को समझ में आ गया? दीपेश खीचर, तुमको तो मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तुमको बता दे रहा हूं तुम्हारे डाउट का आंसर। डे और नाइट अलग अलग क्यों होते हैं अलग अलग जगह पर? अरे भाई यहां पर खड़े हो मान लो तुम, तो स्वाभाविक सी बात है अलग अलग डे और नाइट नहीं होंगे, और यहां पर खड़े होगे तो यहां पर डे और नाइट अलग नहीं होंगे। ये तो डिपेंड करेगा ना कि पृथ्वी कहां पर कितनी झुकी हुई है और किस समय पर कहां पे पोजीशन पे है, दिन की पोजीशन है, रात की पोजीशन है, रात की स्थिति, दिन की स्थिति, या फिर ये ठंड का मौसम है कि गर्मी का मौसम है। ठंड के मौसम में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, गर्मी के मौसम में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। सिंपल सा लॉजिक है। सोनाली कह रही है किसी भी एरिया पर प्रेशर और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? एक्चुअली पवन तंत्र प्रेशर पर ही निर्भर करता है। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें पूरे साल भर बराबर पड़ती हैं, इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास का हिस्सा गर्म होता है जबकि ध्रुवों के आसपास का हिस्सा ठंडा। आमतौर पर हवाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। एक मिनट, जो ठंडा एरिया है उससे गर्म एरिया की ओर, क्योंकि गर्म एरिया की हवा ऊपर उठ जाती है तो उसको भरने के लिए ठंडे एरिया की हवा आएगी। तो आमतौर पर हवाएं, इंग्लिश बोलना है, आमतौर पर हवाएं पोल से इक्वेटर की ओर चलती हैं, मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ एरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं वायु दाब पेटियां। दोज आर कॉल्ड विंड एंड एयर प्रेशर बेल्ट्स। तो एयर प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो थर्मोजेनिक भी होते हैं, पर वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। मतलब अगर एयर प्रेशर बेल्ट्स पढ़ने लग जाएंगे तो वो क्लाइमेटोलॉजी में आता है, और क्लाइमेटोलॉजी नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में भारत की भूगोल पूछा जाता है, कहाँ विश्व भूगोल के इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, खैर वापिस आते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम कितना अंतर है? मतलब ये कुल मिलाकर के ये पूछना चाह रहा है
कि लंदन और दिल्ली के बीच में कितना अंतर है। लंदन और न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, लंदन और नई दिल्ली के बीच में समय का कितना अंतर है, तो समय का अंतर है 5.5 घंटे का। ठीक, और ये 5 घंटे 30 मिनट का जो अंतर है, ये 5 घंटे 30 मिनट का अंतर ऐसा है कि हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। और हम 5 घंटे 30 मिनट आगे क्यों हैं वो भी बताएं आपको। इसलिए 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं क्योंकि देखो, ये जो यहां है लंदन, ये मान लीजिए लंदन है, और यहां है नई दिल्ली। अब लंदन से नई दिल्ली कौन सी दिशा में है, ईस्ट दिशा में। तो स्वाभाविक है कि जो हमारी पृथ्वी का रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है, ऐसे घूमती है। तो ईस्ट सूर्य के सामने पहले आएगा। मान लो ये सूर्य है तो इसके सामने पर ईस्ट पहले आएगा, वेस्ट बाद में आएगा। इसीलिए लंदन में बाद में सुबह होगी, हमारे यहाँ पहले सुबह हो जाएगी। अंतर ये कहता है कि अगर हमारे यहाँ सुबह 6 बजे सुबह हो जाती है तो लंदन में रात के 12:30 बजे होंगे। वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं, हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। अगर लंदन में सुबह के 6 बजे हैं, इसके लिए इसका मतलब कि हमारे यहाँ सुबह के 11:30 बजे होंगे। इसीलिए आप देखो कि जब हमारे यहाँ पर कभी जब भारतीय क्रिकेट टीम लंदन खेलने जाती है ना, तो लंदन खेलने टाइम पर आप देखिए हमेशा क्रिकेट मैच शुरू होता है दोपहर 3 बजे से। तो दोपहर 3 बजे मतलब उनके यहाँ दोपहर 3 बजे का मतलब हम उनसे 5 घंटे आगे हैं। हमारे यहाँ दोपहर 3 बजे है ना, हम उनसे 5 घंटे आगे हैं। उनके यहाँ, हमारे यहाँ के दोपहर 3 बजे का मतलब है 9:30 बजे हैं सुबह के, तो वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं। ऐसा है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बात होती है। ये देखो, ये लंदन वाले हैं, ये लंदन वाले पीछे हैं, और ये हम भारत वाले हैं, भारत वाले उनसे ईस्ट में हैं, आगे हैं। एक पॉइंट, हाँ, टाइम जोन के हिसाब से ही हम इसको देखते हैं, पर टाइम जोन, उसका कैलकुलेशन ना, ये थोड़े अलग क्वेश्चंस हो जाते हैं यार। पता है, एक बार एक लड़का आया था मेरे पास क्वेश्चन लेकर के, उसने कमेंट किया था, मेरे ख्याल से यूपीएससी क्वेश्चन था, कि अगर एक कोई नाविक है, जो नाविक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो जो नाव चलाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेलर, हाँ जो भी हो। अगर मान लो कोई एक सेलर है, तो वो सेलर दोपहर में अपनी नाव लेकर के कहीं पर है, और चूंकि वो दोपहर में अपनी नाव लेकर के कहीं पर है, और लंदन में जीएमटी में सुबह के 7 बजे हुए हैं। अच्छा, जब इंटरनेशनल टाइम को देखते हो ना, तो इंटरनेशनल टाइम 24 घंटे का चलता है। इंटरनेशनल टाइम ऐसे शुरू होता है, रात के 12 बजे का मतलब 0000, और फिर उसके बाद रात के 11:59 का मतलब 23:59, और इसके बाद फिर 0000 हो जाएगा। जैसे रेलवे का टाइम होता है ना, रेलवे में टाइम देखते हो आप, रेलवे में कभी कोई नहीं बोलता रात के 8 बजे, दिन के 8 बजे हैं। वो बोलेंगे 20 बजे हैं, इसका मतलब रात के ही 8 बजे होंगे। वो बोलेंगे 8 बजे हैं, इसका मतलब दिन के 8 बजे होंगे। तो कंफ्यूजन अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति है जो बोट स्टीमर है, मान लो सेलर है, तो दोपहर में कहीं अपनी नाव लेकर के है। अब वो जीएमटी 7 बजे का टाइम है लंदन में, तो बताइए उसकी लोकेशन क्या है। और लोकेशन पता है कैसे पूछी थी, लोकेशन में ऑप्शन दिया हुआ था, ए ऑप्शन 125 डिग्री ईस्ट, बी ऑप्शन था 75 डिग्री वेस्ट, सी ऑप्शन था 125 डिग्री वेस्ट, और डी ऑप्शन था 75 डिग्री ईस्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था।
तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये तो अब आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। अब आप कहो कि सर ये भी पढ़ा दीजिए, तो ये तो वही बात हो गई कि मैथ्स में आप फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी पूछने लग जाओ, जबकि आता आपके यहाँ परसेंटेज और बोट स्ट्रीम है ना। तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पढ़ना चाहोगे ऐसे तो हम पढ़ा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात वही है ना कि अगर ऐसा हो कि हम लोग है ना सब कुछ पढ़ाने लग जाए, तो फिर हमारी फीस थोड़ी ज़्यादा सस्ती है, थोड़ी और महंगी करनी पड़ेगी भाई। यूपीएससी के पढ़ाने में और एसएससी के पढ़ाने में कुछ तो अंतर होता होगा, इसीलिए तो फीस का इतना कम मार्जिन है। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये जनरली आपको मिलते हैं एग्जाम में, जब जो लोग पीएससी की क्लास 1 की सर्विस देते हैं। मैं बताता हूँ आपको, उसने क्या किया, उसने कैलकुलेट किया कि जैसे देखो दोपहर का वक्त है, तो सुबह के 7 बजे हैं, और दोपहर का वक्त मतलब कितने बजे होंगे। अगर आपसे कोई कहे कि मैं नून है, अगर आपसे कोई नून कहता है, तो नून का मतलब ही होता है कि 12 बजे होंगे। नून का मतलब 12, क्योंकि अगर 12:01 हो गया तो ये तो आफ्टरनून हो गई। समझे कि नहीं? उसने बस यही कॉन्सेप्ट कर दिया था कि ये दोपहर को उसने नून लिखा था, बस। तो ये जो उसने खेला ना, ये खेलना ऐसा था कि 7 से लेकर के 12, और 7 से 12 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 घंटे का, और 1 घंटे पर 15 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर लंदन है सुबह के 7 बजे, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो अगर दोपहर में है, तो दोपहर का मतलब ईस्ट ही होगा, क्योंकि वो लंदन से तो आगे है। अगर रात होती वेस्ट, तो वो पहले होता, पीछे होता। तो एक बात तो ये पता चल ही गई थी कि ईस्ट में होगा, पक्का ईस्ट में होगा। तो ये ईस्ट और ये ईस्ट सही आंसर है। अब 1 घंटे बराबर 15 डिग्री होता है, तो 5 घंटे बराबर कितना हुआ, तो 15 गुणे 5 बराबर 75 डिग्री ईस्ट। ऐसा क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछे हुए थे, तो डी आंसर सही था इसका, है ना। ये क्वेश्चन का लेवल ऊपर से जा रहा है ना, तो बिल्कुल इसको ध्यान मत दो, इसको छोड़ देते हैं। इसीलिए कहता हूं कि बहुत पढ़ना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना आवश्यक है बस। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन है हमारे सामने कि वृक्ष विहीन विरल वनस्पति कहां पाई जाती है। तो वृक्ष विहीन विरल वनस्पति जहां पाई जाती है वो है टुंड्रा। टुंड्रा जो होता है, टुंड्रा में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, वीरान। चलो अब अपना क्वेश्चन पूछो आप लोग, जो लोग इधर उधर वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछिए। किसी को एग्जाम डेट का डाउट था, बताओ। एनवीएक्स का करेक्शन डेट, एनवीएस का करेक्शन डेट मेरे ख्याल से बढ़ा है। 7 मई थी पहले डेट, अभी बढ़ गई है डेट, एंड उसके फॉर्म भरने की ही डेट बढ़ गई है, तो करेक्शन डेट और आगे खिसक गई है। वैसे तो 9 और 10 तारीख थी उसकी करेक्शन की डेट, पर अभी बढ़ गई है। हाँ, मेरी जो क्लासेस है ना यूट्यूब पर दोस्तों, तो यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है एसएससी अड्डा। आप सभी लोग याद रखिएगा, एसएससी अड्डा पर रोज सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है, 9 AM। जैसे अगर मान लो ये आप लोग देखते हो ना, यहाँ पर ले जाकर के आप सर्च करोगे एसएससी अड्डा नवदीप सर, तो इतना भी एंटर करोगे ना एसएससी अड्डा नवदीप, तो ये देखो हिस्ट्री, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये रोज सुबह 9 बजे मैं पढ़ाता हूँ। जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने एक सेशन लिया था, तो वो है ये यहाँ पर ना, ये देखिए, ये ऐसे, तो रोज सुबह 9 बजे मैं पढ़ाता हूँ। नियाग्रा फॉल्स, सेंट लॉरेंस रिवर, बढ़िया, वेरी नाइस। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। लैंडस्लाइड्स का रीजन सिंपल होता है,
एक तो उनका गलत तरीके से कटाव और दूसरा बारिश। तो जब गलत तरीके से कोई काटता, अच्छा लैंडस्लाइड कहाँ होती है? जनरली ऐसे रीजन पे होती है जहां पर पेड़ों की कटाई की गई हो। तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, अगर पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो वो मिट्टी छोड़ देगी, जड़ें ही तो उसको होल्ड करके रखी हुई थी। तो एक तो ये कारण बनता है। दूसरा, रोड वोड बनाने के लिए पहाड़ों को काट देते हैं और बड़े अनयूजुअल तरीके से काटते हैं, जिस वजह से वो अनयूजुअल तरीके से जो पहाड़ कटा, वहां के पेड़ कटे, उनमें पानी पड़ा तो वो लूज कर देता है अपनी पकड़ को, तो फिर नीचे गिर जाता है। लैंडस्लाइड के आमतौर पर यही रीजन होते हैं। नहीं नहीं, नया फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा प्रीति, सेम फॉर्म। ठीक है शहरोज। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछोगे तो डेफिनेटली। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं दिल्ली में बहुत गर्मी होगी, नैनीताल घूमने आ जाओ। अच्छा, नैनीताल के रहने वाले हो आप, बढ़िया। रशिया में कितने टाइम जोन है? कुछ ज्यादा फैला है ना? हाँ, रशिया में 11 टाइम जोन है और फ्रांस में 12। तो फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, ये भी आप याद रखिएगा। अंजलि, I would recommend you to join the batch of 13th May, which would start at this time only, 5 p.m. And I will be completing the CGL, some more topics from the CGL perspective. Miss शेखावत, ठीक है ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट से होता है लैंडस्लाइड? नहीं नहीं नहीं, टेक्टोनिक प्लेट तो अलग मसला है, उतना टेंशन नहीं होता। यूजीसी नेट का पेपर किस लिए दिया जाता है? वही देने वालों से पूछो भाई आकाश। प्रोफेसर बनने के लिए दिया जाता है। प्रीति कुमारी जी, इलेक्शन के बाद ओडिशा में बारिश, वही बंगाल की खाड़ी वाला मॉनसूनल सिस्टम, मई में बारिश तो होने ही लगती है। साउथ ईस्ट मॉनसून, मॉनसून पढ़ाया था ना मैंने, वही। थैंक यू शेरोज। नेहा, करंट अफेयर्स आप सुबह सुबह कर लिया करो ना, 8 से 9 पढ़ाते तो हैं आशुतोष सर इसी चैनल पे, एसएससी अड्डा पे। सनी, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दीजिए एग्जाम, बस आपको इंग्लिश ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती। टुंड्रा वनस्पति सिर्फ पोल पे ही पाई जाती है सोनिता? हाँ, आमतौर पर पोल पे, क्योंकि पोल पे बर्फ खूब होती है और जहां खूब बर्फ होती है वहीं पर टुंड्रा वनस्पति होती है। झारखंड के जमशेदपुर में एक टाइम ट्रेवल जोन है, तैमरा घाटी, नाम सुने हैं आप उसका? नहीं, नाम नहीं सुना मैंने। which is the this is the only continent with land, with land in all 4 hemisphere। all 4 hemisphere मतलब जो ऐसा कॉन्टिनेंट हो जो चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, लैंड लॉक टाइप का। तो लैंड लॉक तो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। सारे कॉन्टिनेंट के बगल में समुंदर जरूर है, चाहे कोई भी महाद्वीप हो, सबके बगल में समुंदर है, लैंड लॉक्ड नहीं है कोई भी। और दूसरा ये है कि अगर आप पूछोगे कि ऐसा कौन सा है जो एक द्वीप महाद्वीप है, यानी आइलैंड कॉन्टिनेंट है, तो आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया जिसको कहते हैं वो। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस के? कल मुझे याद दिलवाइएगा अभिषेक, कल मैं लेकर के आऊंगा क्वेश्चन, तो मैं यहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उनसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। 1000-1500 क्वेश्चन दे दूंगा, इंग्लिश के अलग और हिंदी के अलग, तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस करना। कल प्लीज याद दिलवाना क्लास के लास्ट में। अरे शिवांश, इट्स ओके यार, मजाक कर रहा था मैं भी, ठीक है। अब बहुत अच्छे। क्या आपके क्लास का भी कोई बुक है जो हम ले सकें? मेरा अभी कोई बुक आया नहीं है, पर मैं जल्दी ही बुक बनाऊंगा अपनी। आई डोंट नो धीरज कुमार जी, ये बात सही भी है, मुझे तो नहीं लगता 1 ईयर एडवांस टाइम दिखाएगा कहीं पर। साहिल, कल मैं शेयर कर दूंगा पक्का, आप बस मुझे याद दिलवा देना साहिल कि हाँ सर रेलवे के लिए आप बताइए। थैंक यू मोनिका। सुथार, आप राजस्थानी हो मोनिका? सुथार सरनेम जनरली जोधपुर में पाया जाता है।
चलो ठीक है धीरज, हम डेफिनेटली उसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये जगह। हाँ देवेंद्र जी, आप एक काम करना, अल नीनो ला नीना बाई नवदीप सर, ये सर्च करना। जैसे ये यहाँ पर लिखा है ना नवदीप, तो अल नीनो ला नीना, नवदीप सर। तो ये अल नीनो ला नीना मैंने यहाँ पर कहीं समझाया हुआ है, कहाँ चला गया मेरा फोटो, नहीं आ रहा, इसी पर समझाया हुआ है नवदीप सर। मॉनसून के बारे में मैंने कुछ तो बताया था, ये देखो ये अल नीनो इफेक्ट, ये समझाया था क्या नहीं होगी भारत में इस बार वर्षा। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखना इस वीडियो, ठीक है। अल नीनो ला नीना बाई नवदीप सर, एसएससी अड्डा। कुछ डाउट आए तो पूछ लेना। चलो हाँ यार, एयरपोर्ट की पीडीएफ ना वो दे दूंगा कल पक्का। Anshuman, you can try various platforms which are available in the market, as many as you want. You can. Context climate change का 11,000 views. Wow यार, seriously. बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Causes of earthquakes according range. Causes of earthquake होता है tectonic movement plus volcanic activity. चलो थैंक यू दीपेश। हाँ यार मत लिखा करो गंदी बातें, है ना। खीचर महाभारत से अपनी एक लीनिएज को ड्रॉ करते हैं। खीचर राजपूतों की सब ब्रांच में आते हैं ना, जहां तक मैंने पढ़ा है इनके बारे में। खीचर इज अ कास्ट दैट मेरे ख्याल से महाभारत में किसी की तो थी, जैसे महाभारत वाले तो चंद्रवंशी थे ऐसा मैंने पढ़ा था, और खीचर जो होते हैं, खीचर उन्हीं में से कोई तो थे, आई थिंक शकुनी के, या फिर नहीं, नॉट शकुनी एग्जैक्टली। शकुनी वॉज फ्रॉम पांचाल ना, पांचाल के तो राजा थे शकुनी, क्योंकि उनकी सिस्टर थी गांधारी जिनकी शादी हुई थी धृतराष्ट्र के साथ, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। कर्ण के वंशज नहीं है, अरे शेख अशरफ ना रे। आई डोंट नो क्या है। अच्छा जाट समाज के, फिर तो ठीक है, कोई बात ही नहीं। चलो बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखो, है ना, बाय बाय। और 5 स्टार देना मत भूलना।